बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 15 एक स्त्री का पत्र। ये एक कहानी है जिसमें पत्र के माध्यम से एक स्त्री ने जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त किया है। और इस कहानी को लिखा है हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो एक स्त्री का पत्र इस पाठ के माध्यम से नारी के जीवन, उसके सामाजिक बंधन जैसे भावों को इस कहानी में व्यक्त किया गया है और साथ ही साथ नारी के शोषण और उनके जो है दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से जो है प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आज की हम अपनी कहानी एक स्त्री का पत्र पढ़ते हैं और इस कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी के लेखक हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने 90 से अधिक लघु कथाएँ लिखी हैं और उनमें से ये एक लघु कथा उनके द्वारा लिखा गया है, एक स्त्री का पत्र। हम अपने पाठ को पढ़ने से पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जानेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ पर आएंगे, उसके और पाठ को पढ़ेंगे और अपने पाठ का अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम पहले इस कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक संक्षिप्त परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के उन महान कथाकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कविता, चित्रकला और संगीत जैसे संगीत में जो है अब दुनिया में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने लिखने का अत्यंत ही सरल ढंग अपनाते हुए समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों, ज़मींदारों के विषय में लिखा है। इसके अतिरिक्त आपने जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी अनेक रचनाएं की हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के एक धनी परिवार में हुआ था और आपने लंबी समय के काल में 90 से अधिक लघु कथा की रचना की है और उन लघु कथाओं में आपकी यह रचना जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक स्त्री का पत्र, भी सम्मिलित है। और हिंदी साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्हें अन्य जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1941 में इनका निधन हो गया था। तो चलिए इनके द्वारा रचित एक स्त्री का पत्र पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये एक स्त्री का पत्र, इसमें एक स्त्री है जिसका नाम मृणाल है। वो अपने पति को पत्र लिख रही है और लिखती हैं पूज्यवर। पूज्यवर का अर्थ जो पूजनीय हो, जैसा कि स्त्रियां अपने पति को पूज्यवर कहती हैं। वो लिखती हैं कि आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, हम तब से साथ ही रहें, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी, तीर्थ करने आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी न समझना। अर्थात मृणाल जो है चिट्ठी लिखते हुए कहती है कि आज से 15 साल हुए हमारे ब्याह को और तब से हम साथ ही रहे और एक बार भी मुझे अवसर न मिला कि मैं आपको चिट्ठी लिखूं। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी और तीर्थ करने आई तो मैंने यह जाना कि तुम्हारे घर और भगवान के अतिरिक्त मेरा एक और भी नाता है, इसलिए आज मैं यह चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। और इस चिट्ठी को मझली बहू, मझली कहते हैं छोटी को, तो इस चिट्ठी को मझली बहू यानी छोटी बहू का चिट्ठी मत समझना। आगे वो लिखती हैं, वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आव भगत करते करते हैरान हो गए। आगे मृणाल लिखती है कि वह दिन मुझे याद आता है जब आप लोग मुझे देखने के लिए आए थे। उस वर्ष मुझे 12वां साल लगा था, यानी मैं 12 साल की होने वाली थी और सुदूर गांव में हमारा घर था और आप लोगों को वहां पहुंचने में कितनी परेशानी हुई ये मुझे पता है। और जो घर के लोग थे वो आव भगत करते करते यानी खातिरदारी करते करते आप लोगों की हैरान हो गए थे। आगे मृणाल कहती है, लिखती हैं कि विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा
बहुत सुंदर है। अब मृणाल लिखती हैं कि अब विदाई की करुण ध्वनि गूंज उठी, अर्थात शादी का दिन आया, विदाई हुई और मैं मझली बहू के रूप में आपके यहाँ आई। और सभी औरतों ने दुल्हन को जांच परख की, यानी उसे देखा परखा और सब ने यह मान लिया कि बहू बहुत ही सुंदर है। आगे मृणाल लिखती है कि मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है यह बात तुम लोग चाहकर भी न भूल सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज़ दिमाग भी एक बला है। मृणाल लिखती है कि मैं सुंदर हूँ यह बात तो आप लोग जल्दी भूल गए, यानी अपने पति के लिए लिखती है कि आप लोग यह जल्दी भूल गए कि मैं सुंदर हूँ, परंतु यह नहीं भूल सके कि मुझ में बुद्धि है, मैं दिमाग, पढ़ी लिखी और एक जो है समाज में रहने वाली स्त्री हूँ। और मेरी माँ हमेशा कहती थी, माँ जो है हमेशा कहती थी कि औरत के लिए दिमाग भी, तेज़ दिमाग भी एक बला है, एक समस्या ही होता है। आगे वो लिखती हैं कि लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है, लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते हैं, मैंने सब माफ़ कर दिया। मृणाल लिखती है कि मैं क्या करूं, तुम लोग उठते बैठते हर समय यही कहते थे कि यह बहुत बहुत तेज़ है और जो लोग भी बुरा भला कहते थे सो कहते थे, मैंने सबको माफ़ कर दिया। वो कहती हैं कि यानी जिस किसी ने भी मेरे लिए जो भी कहा मैंने सबको माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी, कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। अब मृणाल लिखती है कि वह छिप छिप कर कविता लिखती थी। जो कविता वह लिखती थी वो कविताएं तो मामूली थीं, परंतु उसमें उसकी खुद की स्वयं की आवाज़ थी। स्वयं की आवाज़ अर्थात उसकी स्वयं की वेदनाएं, उसके स्वयं के कष्ट थे। वो कहती है कि वो कविताएं तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारे बंधनों से आज़ाद थी, बिल्कुल मुक्त। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास बहुत पास आई, उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। आगे मृणाल लिखती है कि मेरी छोटी बच्ची को छीनने के लिए, यानी जब मैं जो है माँ बनने वाली थी और मेरी छोटी बच्ची को छीनने के लिए मौत लगभग मेरे पास आ गई थी और वह मेरी बेटी को लेके गई और मुझे छोड़ गई और मैंने माँ बनने का दर्द उठाया, परंतु माँ कहला ना सकी, अर्थात मैं माँ नहीं बन सकी। इस हादसे को भी पार किया, यानी मैंने इस जो है दुर्घटना को भी, इस हादसे को भी पार किया और फिर से जुट गई। कहाँ जुट गई, आगे देखते हैं बच्चों। आगे मृणाल कहती है कि मैंने जो है उस दर्द को पीछे छोड़ दिया और फिर से मैं जुट गई। रोज़मर्रा के काम काज में गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। कहती हैं मृणाल कि मैंने माँ जो है बनने का दर्द तो सहा, परंतु मैं माँ न कहला सकी। उस घटना को मैंने पार किया और मैं रोज़मर्रा के यानी दैनिक दिनचर्या के कामकाज में लग गई। गाय भैंसों को सानी देना, पानी डालना, और तुम्हारे घर का जो माहौल है वो रूखा था। यानी मृणाल अपने पति से कह रही है कि तुम्हारे घर का माहौल रूखा था और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही हैं जो मुझे अपने से लगते थे और शायद मेरा जीवन इसी तरीके से बीत जाता, इनमें ही मेरा जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में ज़िंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मृणाल लिखती है कि आज का यह पत्र मुझसे नहीं लिखा जाता, लेकिन आज मेरी गृहस्थ जीवन में एक ऐसा बीज आ गिरा है और वह बीज जो है जड़ पकड़ने लगा है और मेरी गृहस्थ जीवन ढीली पड़ने लगी है। खैर, कि जो हमारी जेठानी जी हैं उनकी बहन बिंदु, जब उसकी माँ गुजर गई तो वह हमारे घर आ गई। यानी हमारी जेठानी जी की जो बहन है बिंदु, वो हमारे घर रहने के लिए आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी है। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गईं। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराज़गी। मृणाल लिखती है कि मैंने देखा कि जब बिंदु हमारे साथ रहने के लिए आई तो तुम सब परेशान हो गए, अर्थात सभी घर वाले परेशान हो गए। और जेठानी के पीहर की लड़की, पीहर कहते हैं मायका, कि जेठानी जी के मायके से जो लड़की आई थी यानी बिंदु, न तो वो रूपवती थी यानी सुंदर थी और न धनवती या न ही धनवान थी, न सुंदर थी न धनवान थी। और जेठानी दीदी की समस्या यही थी।
एक तरफ उनके लिए बहन का प्यार था और दूसरी तरफ ससुराल की नाराज़गी थी। तो ऐसे में जेठानी दीदी के लिए यही समस्या था कि वो बहन को संभाले या ससुराल वालों को। आगे मृणाल लिखती है कि अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। मृणाल कहती है कि अनाथ लड़की से जब ऐसा रूखा बर्ताव किया जा रहा था तो मुझसे यह देखा नहीं गया और मैंने बिंदु को अपने पास जगह दे दी, यानी उसे अपने पास रख लिया। और जेठानी दीदी के लिए यह राहत भरी सांस थी, ये उनके लिए अच्छी बात थी, परंतु घर वालों के लिए जो है यह मुझ पर बोझ आ गया, यानी घर वालों की गलती का प्रकोप अब मुझ पर टूट पड़ा। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा, यह मैंने सोचा भी न था। मृणाल लिखती है कि मेरा पहले जो है थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्रेम पाकर बिंदु जो है बहुत ही सकुचा जाती थी, परंतु धीरे धीरे वह भी मुझसे प्यार करने लगी और बिंदु ने प्रेम का सागर मुझ पर उड़ेल दिया, यानी जितना प्रेम मैं उससे करती उससे कई गुना प्रेम वह मुझ पर दिखाती थी। और मुझे तो आश्चर्य होता था कि कोई मुझसे इतना प्रेम करेगा और मुझे इतना सम्मान देगा, मैंने यह चीज़ कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा मृणाल लिखती है। आगे वो लिखती है कि बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक न हुई। मृणाल लिखती है कि बिंदु का जो प्यार दुलार मुझे मिल रहा था, वह जो प्रेम मुझसे करती थी, वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाता था, यानी तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। और मुझे वो दिन याद आता है जब बाजूबंद गायब हुआ था। बाजूबंद भुजाओं में पहनने वाला एक आभूषण होता है। तो मृणाल आगे लिखती है कि मुझे याद आता है वह दिन जब घर से बाजूबंद गायब हुआ था और चोरी का इल्ज़ाम बिंदु पर लगाया गया था, और यह चोरी का इल्ज़ाम लगाने में आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है झिझक न हुई थी। बिंदु के बदन पर ज़रा सी लाल घमोरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले, चेचक, किसी इल्ज़ाम का सबूत न था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। आगे मृणाल लिखती है कि बिंदु के बदन पर जब ज़रा सी लाल घमोरी क्या निकली, आप लोगों ने तुरंत झट से बोला कि यह चेचक है। चेचक एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे आम भाषा में हमारे और आपके यहाँ ज़्यादातर गांव देहात में माताजी कहा जाता है। तो मृणाल कहती है कि बिंदु के शरीर में ज़रा लाल घमोरी क्या निकली, आप लोगों ने उसे चेचक का नाम दे दिया। न कोई सबूत था और न ही कोई बात था, और सबूत के लिए मात्र यही काफ़ी था कि वह बिंदु थी, बस यही काफ़ी था। आगे क्या कहती है मृणाल? आगे मृणाल लिखती है कि बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराज़गी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। कहती हैं मृणाल कि अब बिंदु धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी तुम लोगों की नाराज़गी भी बिंदु के प्रति बढ़ने लगी। और जब आप लोगों ने देखा कि इस बिंदु को निकालने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, तो आप लोगों ने इसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, ये उसके घर का रिवाज है। मृणाल लिखती है कि लड़के वाले जो थे वो न तो बिंदु को देखने आए, और आप लोगों ने कहा कि उनके घर का यह रिवाज है कि शादी लड़के के यहाँ होगा। सुनकर मेरा दिल काँप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पाँव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी सो करूँगी। यानी बिंदु भी इस ब्याह से जो है बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आगे मृणाल कहती है कि यह जब मैंने सुना तो मेरा हृदय काँप उठा, मेरा दिल काँप उठा, और ब्याह के दिन तक बिंदु जो है अपनी दीदी का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती कि मुझे इस तरीके से घर से मत निकालो। आप कहेंगे तो मैं गौशाला उस स्थान को कहते हैं जहाँ गायें रहती हैं, मैं गौशाला में रह लूँगी, जो कहोगे सो करूँगी। आगे मृणाल लिखती है, बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? वो मृणाल लिखती है कि वो बेसहारा लड़की बिंदु सिसकती हुई, यानी सिसकियाँ लेते हुए रोते हुए मुझसे कहती है कि दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। जब बिंदु ने ऐसा कहा कि क्या मैं अकेली हो गई हूँ, तो मृणाल कहती है कि ना बिंदी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जैसी भी स्थिति, चाहे जैसी भी दशा हो। और जो जेठानी दीदी थी वो जब उन्होंने मेरी बात को सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने आंसू को रोक कर कहा कि देख बिंदिया, पति ही पत्नी का परमेश्वर होता है।
ध्यान रखना। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाले में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। अब मृणाल कहती है कि बिंदु के शादी को 3 दिन हो गए और 3 दिन के बाद जब सुबह-सुबह एक दिन मैं गाय भैंसों को देखने के लिए गौशाले में गई, तो मैंने क्या देखा कि बिंदु वहीं एक कोने में पड़ी हुई है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, गौशाला में एक स्त्री लेटी हुई है, वह बिंदु है। तो मृणाल कहती है कि जब मैं गौशाले में गई गाय भैंसों को देखने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि बिंदु वहीं गौशाले में एक कोने में पड़ी हुई है और जब उसने मुझे देखा तो फफक कर, यानी बिल्कुल फूट कर जो है वह रोने लगी मुझे देखते ही। आगे मृणाल लिखती है कि बिंदु ने कहा उसका पति पागल है, बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी है। यानी जो बिंदु है वो मृणाल से बताती है कि उसका पति पागल है और उसकी सास जो है बेरहम है। बेरहम जिसमें जो है दया न हो, जिसमें रहम न हो, उसे बेरहम कहते हैं। वो बताती है कि मेरी सास बेरहम है और मेरा पति पागल है और मैं बड़ी मुश्किल से जो है उनसे बचकर भागी हूँ। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। जब इतना सुनना होता है तो मृणाल क्रोधित हो जाती है और कहती है और उसके तन बदन में जो है आग सी लग जाती है। क्रोधित होकर कहती है, इस तरीके का धोखा भला कोई शादी हो सकता है? तू मेरे ही साथ रहेगी, मैं देखती हूँ भला तुझे कौन लेकर के जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुँचे। अब आगे क्या हुआ, मृणाल लिखती है कि जब मैंने ऐसा किया तो तुम सब घर वाले मुझ पर क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और कहने लगे कि बिंदु झूठ बोल रही है और थोड़ी ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने के लिए आ गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। जब ससुराल वाले आ गए तो बिंदु मुझे अपमान से बचाने के लिए कि मैं अपमानित न हो सकूं, इसलिए वह स्वयं ही आकर आगे खड़ी हो गई और वो जो है वो लोग बिंदु को लेकर चले गए और मेरा जो दिल था वो दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। आगे मृणाल लिखती है कि मैं समझ गई कि अब कुछ भी हो जाए बिंदु को मैं नहीं रोक सकी, लेकिन यदि बिंदु को कुछ भी हो जाए तो फिर भी वह कभी हमारे यहाँ नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। तभी क्या हुआ, आगे मृणाल लिखती है कि तभी बड़ी बुआ जी ने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी तीर्थ करने के लिए जाना चाहती हूँ और जब मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी तो आप सभी खुश हो गए, मेरी बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। आगे मृणाल लिखती है कि उसी दिन मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। अब जब हमारा जगन्नाथपुरी जाना तय हो गया तो मैंने अपने भाई शरद को बुला लिया। मृणाल लिखती है कि मैंने अपने भाई शरद को बुला लिया और उससे कहा कि हम अगले बुधवार को पुरी जा रहे हैं, यानी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तुम्हें किसी भी तरीके से उस गाड़ी में बिंदु को भी बिठाना होगा, यानी उसे हमारे साथ ले चलने के लिए उसे तुम्हें मनाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौटा। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राज़ी नहीं कर पाए? जब उसी शाम शरद वापस आया तो उसका चेहरा पीला था, यानी चेहरा उसका उतरा हुआ था और जब मैंने उसके उतरे चेहरे को देखा तो मेरे सीने पर सांप लौट गया। मुझे बड़ी ईर्ष्या होने लगी और मैंने पूछा कि क्या उसे तुम राज़ी नहीं कर पाए? उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर हत्या कर ली, शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। अर्थात जब मैंने शरद से पूछा कि क्या तुम उसे मना नहीं सके, तो उसने कहा कि मनाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब उसने उत्तर दिया तो मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसकी बात को सुनकर मैं बिल्कुल स्थिर हो गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी था। आगे मृणाल लिखती है कि मैं तीर्थ करने के लिए जगन्नाथपुरी आई हूँ, लेकिन बिंदु को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने जो है स्वयं ही खुद को मुक्त कर लिया। लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी नहीं था कि मैं भी जो है, मेरे लिए यह ज़रूरी था कि मैं यहाँ आऊँ। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। आगे बिंदु लिखती है कि जिसे लोग दुःख कष्ट कहते हैं वो शायद मेरे जीवन में नहीं था, और न ही मुझे तुम्हारे घर में खाने पीने की कोई कमी हुई, समस्या हुई। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र जैसा भी हो, परंतु तुम्हारे चरित्र में कोई खोट यानी कमी, तुम्हारे चरित्र में कोई कमी नहीं मुझे मिली, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। और लेकिन अब मैं लौटकर जो है तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, क्योंकि वो अब जगन्नाथपुरी चली गई है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा घर छोड़ दे रही हूँ। अब मैं तुम्हारे घर पुनः लौटकर नहीं आऊँगी। मैंने बिंदु को देखा, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। आगे मृणाल कहती है कि मैंने जो है गृहस्थ में लिपटी हुई औरत का परिचय पा लिया बिंदु को देखकर, कि मैंने बिंदु को देखा तो मुझे गृहस्थ में लिपटी हुई औरत का परिचय मिल गया। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और अब मैं तुम्हारी चौखट यानी तुम्हारे घर का जो चौखट है वो लांघ चुकी हूँ, और अब मैं एक अनंत नीली समुद्र के सामने खड़ी हूँ, अर्थात आसमान, एक अनंत नीले जो है आसमान के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे को पीछे झोंक कर मुझे देख लिया, कि पीछे झांक कर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हुई। मृणाल लिखती है कि तुम लोगों ने इतने रीति रिवाज के में जो मुझे बांध रखा था, इतने रीति रिवाज के पर्दे में रखा था, कि पता नहीं कहाँ से बिंदु ने मुझे उस पर्दे से झांक लिया, और न जाने बिंदु ने इस पर्दे को कहाँ से जो है के पीछे से मुझे झांक लिया कैसे, और उसकी मौत ने इस पर्दे को गिरा दिया, और अब मैं पुनः जो है उस रीति रिवाज के पर्दे से आज़ाद हो गई हूँ, और अब मैं मझली बहू भी नहीं हुई। मझली बहू अब ख़त्म हो गई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मृणाल लिखती है कि ये मत समझना कि मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ, मैं ऐसा पुराना मजाक तुम्हारे साथ कतई नहीं करने वाली हूँ, अर्थात मैं बिंदु की तरह आत्महत्या नहीं करूँगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी, तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल। आगे वो मृणाल अंत में कहती है कि मीराबाई भी मेरी तरह एक औरत थी, और उसके भी बंधन कम नहीं थे, यानी उसे भी जो है उसे भी रीति रिवाजों में बांधा गया था, लेकिन उन रीति रिवाजों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या नहीं की। तो उसी प्रकार से मैं भी, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊँगी भी, तुम्हारी आश्रय से मुक्त, यानी तुम्हारे आश्रय से मुक्त मैं मृणाल। तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो पत्र था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कहानी को लिखा था, हमने ख़त्म कर लिया। इस पत्र के माध्यम से एक बहुत अच्छी कहानी, एक बहुत अच्छी सीख हमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है, कि समाज में जो है नारियों को सम्मान देना अति आवश्यक है। तो आज का हमारा लेसन समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपसे अगले लेसन पे।